हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार गौरव ज्ञान धारा पर। साथियों, अपन पढ़ रहे थे पशु परिसर का पार्ट बी, जिसमें लगभग अपन की 30 क्लासेस जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आज एक इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा। इनसे इस जो टॉपिक है ये थोड़ा लंबा भी चलेगा, क्योंकि डिजीज है, बीमारियां हैं पशुओं की, और बहुत सारी दे रखी है, जैसे जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, परजीवी जनित है, और कुछ जो मौसमी जो होती है छोटी मोटी वो बीमारियां भी इसमें दे रखी हैं। तो इसको पढ़ने में लगभग अपने को 5-6 दिन तो लगेंगे। और इससे जो प्रश्न बनेंगे साथियों, कम से कम 2 प्रश्न तो 100% बनेंगे, और 3 भी इससे प्रश्न बन सकते हैं। तो लगभग 45 में से 3 से लेकर 4 भी इससे प्रश्न बन सकते हैं। 2 से कम नहीं बनेंगे, कम से कम 2 तो बनेंगे ही बनेंगे, और इम्पोर्टेंट भी रहेगा। तो ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। नस्ल के बाद सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न बनेंगे तो वो पशु रोग व उपचार से ही बनेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट रहेंगे। पहले अपन चालू करेंगे जीवाणु जनित, फिर विषाणु जनित, फिर परजीवी। ठीक है, इस प्रकार से सीक्वेंस से अपन पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं। पशुओं के रोग व प्रमुख उपचार। ये सबसे पहले पढ़ेंगे जीवाणु और बैक्टीरिया जनित रोग। कौन से पढ़ेंगे? जीवाणु या फिर बैक्टीरिया जनित रोग, जिसमें पहला है साथियों एंथ्रेक्स। देखिए, इसकी एक ट्रिक भी है कि जीवाणु जनित जो रोग है उसको किस प्रकार से याद रखना है। एंथ्रेक्स की फड़ गलत है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। एंथ्रेक्स से हो जाएगा एंथ्रेक्स, क्या हो जाएगा? एंथ्रेक्स। फड़ से हो जाएगा फड़किया, क्या हो जाएगा? फड़किया। ग से हो जाएगा साथियों गल घोटू, क्या हो जाएगा? गल घोटू। ल से हो जाएगा साथियों लंगड़ी, क्या हो जाएगा? लंगड़ी, या कहीं पे लंगड़ा भी इसका नाम। थ से हो जाएगा साथियों थनीला, क्या हो जाएगा? थनीला, क्या हो जाएगा? थनीला। तो देखिए, एंथ्रेक्स की फड़ है वो गलत है। वैसे गलत होता है, लेकिन अपने को याद रखने के हिसाब से यहाँ पर थ याद रखना है। क्या याद रखना है? थ। कि एंथ्रेक्स जो है उसकी जो फड़ है वो कैसी है? गलत है। तो एंथ्रेक्स हो गया, की साइलेंट रहेगा, फड़ से हो जाएगा फड़किया, ग से हो जाएगा गल घोटू, ल से लंगड़ी, और थ से थनेला। ये जो बीमारियां हैं ये सारी की सारी किसकी है? ये पूरी की पूरी है जीवाणु जनित। किसकी है? जीवाणु जनित। जीवाणु जनित रोगों की है। जीवाणु जनित रोग। तो सीधा सा प्रश्न इनमें से भी बनेगा कि निम्न में से कौन सी बीमारी है वो जीवाणु जनित है, या निम्न में से कौन सा जो रोग है वो जीवाणु जनित नहीं है। तो ये एक ट्रिक याद हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे के सारे जीवाणु जनित है। जो विषाणु जनित होगा उसको वहां से अपने को बाहर निकालना है। इस प्रकार से भी प्रश्न बन चुके हैं, और आगे भी जो है इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तो इजी एक ट्रिक है छोटी सी। एंथ्रेक्स की फड़ जो है वो क्या? गलत है। अब अपन शुरू करते हैं अपना पहला जो जीवाणु जनित रोग है वो है एंथ्रेक्स। कौन सा है? एंथ्रेक्स। पहला जो रोग है वो है साथियों एंथ्रेक्स। देखिए, एंथ्रेक्स जो है इसे अन्य बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है। जैसे एंथ्रेक्स जो है इसे बोलते हैं गिल्टी रोग। क्या बोलते हैं? गिल्टी रोग। इसे बावला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बावला। इसे बावला क्यों बोलते हैं? तो पशु जो होता है वो इसमें पागलपन की तरह करता है। पागलपन मतलब धड़ाम से वो इधर उधर चलेगा हिलता हुआ और गिर जाता है, वो चलते चलते गिरता है। तो जिस प्रकार से पागल करते हैं उसी तरह बावलेपन की वो कुछ इसमें विशेषता करता है, मतलब लक्षण उत्पन्न करता है, इसीलिए इसे बावला भी कहते हैं। तो गिल्टी रोग भी इसे ही कहते हैं, बावला भी बोलते हैं, और इसे जहरी बुखार भी साथियों बोलते हैं। कौन सा बुखार बोलते हैं? जहरी बुखार। जहर क्या करता है? इंसान को मारने के लिए होता है। उसी तरह अगर ये बुखार ज्यादा हो जाए, 106 से लेकर 107 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए, तो जो है पशु जो है उसकी मृत्यु जो है वो ज्यादातर देखी जाती है। ज्यादा अगर बुखार हो जाता है तो पशु की मृत्यु इसमें एकाएक हो जाती है। रात को उठ सोए तब जिंदा थे, सुबह उठ के देखा तो बहुत सारी भेड़ जो है वो मर गई। तो इसे जहरी बुखार भी बोलते हैं। इसे विषहरी भी बोलते हैं। जहरी और विष दोनों एक ही है, इसीलिए इसे विषहरी और जहरी बोलते हैं। इसे पलिया जवर भी बोलते हैं। पलिया इसलिए बोलते हैं साथियों, शरीर में पलिया होता है शरीर के अंदर, तो जब ये मरता है तो इसकी पलिया को जब देखते हैं तो वो सूजन हुई इतनी बड़ी हुई दिखाई देती है। कितनी बड़ी दिखाई देती है? बड़ी, जैसे उसमें कुछ सूजन भरी हुई है। इसीलिए इसे पलिया जवर देखते हैं। पलिया के ऊपर इसका विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है, इसीलिए इसे पलिया जवर भी
कहते हैं। इसी के अलावा इसे बोलते हैं वुल सॉर्टर डिजीज। अब ये नाम आपने कहीं सुन रखा होगा, वुल सॉर्टर डिजीज, ये मैंने आपको बता रखा है। ये अपन ने वहां पे पढ़ा था जब अपन ने पढ़ा था ऊन कतरन। क्या पढ़ा था? ऊन कतरन। तो जो ऊन जो कतरते हैं यानी कि ऊनी अंडा कहलाते हैं, और जो ऊन कतरने वाले लोग होते हैं वो ऊन की फैक्ट्री में काम करते हैं। तो ऊन की फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को कौन सी बीमारी होती है? तो वुल सॉर्टर डिजीज होती है ऊन की फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को। अब ऊन की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं मतलब ऊन किससे मिलती है? भेड़ से मिलती है। इसका मतलब एंथ्रेक्स जो रोग है ये सर्वाधिक किसमें होता है? ये सर्वाधिक होता है साथियों भेड़ में। किसमें होता है? सर्वाधिक होता है भेड़ में। किसमें होता है? भेड़ में सर्वाधिक होता है, इसीलिए इसे वुल सॉर्टर डिजीज कहते हैं। वुल सॉर्टर डिजीज किसे होती है? ये बीमारी होती है साथियों ऊन की फैक्ट्री में काम करने वालों को। ऊन की फैक्ट्री में काम करने वालों को। तो ऊन की फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को कौन सी बीमारी होती है? तो वुल सॉर्टर डिजीज होते हैं। यही जो है एंथ्रेक्स का भी एक अन्य नाम है। अब वैसे दे दे कि निम्न में से कौन सी बीमारी ऊन की फैक्ट्री में काम करने वालों को होती है, वुल सॉर्टर डिजीज ना दे वो, और इसकी जगह पर दूसरा एंथ्रेक्स नाम दे दे, तो भी अपने को एंथ्रेक्स करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये उसी का ही अन्य नाम है। सर्वाधिक किसमें होता है? ये भेड़ में होता है। किसमें होता है? भेड़ में ये सर्वाधिक होता है। सबसे कम किसमें होता है? तो ये कम होता है। कम किसमें होता है? सर्वाधिक भेड़ में कम होता है साथियों। ये कुत्ते में कम होता है, कुत्ता में उसमें कम होगा। इसके अलावा ये सूअर में भी बहुत कम होता है। सूअर में भी ये होता है लेकिन कम होता है। इसके अलावा ये ऊंट में भी बहुत कम देखा गया है, ऊंट। इसके अलावा एक है हाथी। तो ये जो 4 जानवर हैं साथियों, इसमें जो है इसका प्रभाव सबसे कम होता है। तो सर्वाधिक भी याद रखना है भेड़ में, और सबसे कम किसमें होता है? तो कुत्ता, सूअर, ऊंट और हाथी, इनमें ये कम होता है। एक बात और याद रखना, किसमें ये रोग नहीं होता है? किसमें जो है ये एंथ्रेक्स नहीं होता है? तो नहीं होता है तो ये मुर्गी में नहीं होता है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मुर्गी में कौन सी, निम्न में से कौन सी बीमारी है जो मुर्गियों में नहीं फैलती है? तो एंथ्रेक्स कौन सी है? एंथ्रेक्स जो रोग है वो मुर्गियों में नहीं होता है। ये आपको स्पेसिफाई करके याद रखना है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट साथियों कर लेना आप। आज थोड़ी सी जगह कम लग रही है मेरे इसमें लिखने के लिए, ठीक है, पर मैनेज कर लेना। आपको दिख तो रहा ही होगा, मेरे हिसाब से अब थोड़ा राइटिंग में सुधार है। तो देखिए, मुर्गी में ये बीमारी बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है, सर्वाधिक भेड़ में होती है, इसीलिए इसे वुल सॉर्टर डिजीज बोलते हैं। वुल सॉर्टर यानी कि ऊन की फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों में होती है। और किसमें कम होती है? तो कुत्ते में, हाथी में, सूअर में और ऊंट में ये बीमारी जो है वो होती है लेकिन कम होती है। तो ये तीनों इसमें इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ये वो बातें हैं जो यहां पर नहीं लिखी गई है, ठीक है, इसलिए मैं वापस बता रहा हूं। इससे भी प्रश्न बन सकता है। जो लिखी है उसको तो वापस अपने को एक्सप्लेन करना ही है। एक बार इसे हटा दे ताकि थोड़ी जगह हो जाए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए, एंथ्रेक्स पढ़ रहे थे अपन। एंथ्रेक्स, यह रोग एक मिनट, मान लीजिए कोई पशु है जिसे क्या हो रखा है? एंथ्रेक्स हो रखा है, यानी कि गिल्टी रोग उसे हो रखा है या जहरी बुखार उसे हो रखा है। तो उसमें क्या होगा? ये जो पशु है जहां ये खड़ा है, ये वहां पे सांस लेगा, छोड़ेगा। तो जहां पर ये खड़ा है उसका आसपास का जो एरिया होगा, वहां पे जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होगी, जो O2 होगी साथियों,
उसके द्वारा भी ये दूसरे पशुओं में फैलता है। तो इससे जो पीड़ित जो पशु है, इस रोग से ग्रसित जो पशु है वो खड़े हैं, तो उसके आसपास के एरिया में जो ऑक्सीजन होगी उसमें भी इसके बैक्टीरिया जो है वो मिल जाते हैं। जो दूसरे जो निरोगी पशु होंगे उनको भी फिर ये जाकर जो है वो ग्रसित कर देगा इस रोग से। तो ये वहां पर भी ये फैलती है, ये भी आपको ध्यान रखना। अब वहां एक पशु से दूसरे पशु में फैल रही है, इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये एक छूतदार बीमारी है। क्या है? छूतदार बीमारी या रोग है। ठीक है, फैल रही है एक दूसरे से, छूने से फैल रही है, इसीलिए ये छूतदार बीमारी मानी गई है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये क्या होता है, ये किस मौसम में ज्यादा फैलती है? तो एंथ्रेक्स जो है साथियों ये ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मियों में ज्यादा फैलती है। ग्रीष्म ऋतु में ये ज्यादा फैलती है, ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा प्रकोप होता है। ग्रीष्म ऋतु में इसका प्रकोप जो है वो ज्यादा होता है। कौन सी ऋतु में जो है एंथ्रेक्स जो रोग है उसका प्रकोप ज्यादा होता है? ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, ध्यान रखना। ये होता तो पूरे सीजन में है, हर 12 महीने होते हैं पशुओं में। ठीक है, सर्वाधिक इसका प्रकोप जो होता है वो ग्रीष्म ऋतु में होता है, मतलब गर्मी में होता है। किसमें होता है? गर्मी में ये होता है सबसे ज्यादा इसका प्रकोप। और गर्मी में होता है तो इसका जो जीवाणु होता है, इसका जो एंथ्रेक्स जो है इसका जो जीवाणु होता है, क्या होता है? इसका जो जीवाणु होता है सूर्य ताप में 6 से 10 घंटे में मृत्यु। ठीक है, ज्यादा अगर सूर्य की धूप ज्यादा पड़ती है गर्मियों में, तो अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो आसपास के जहां पे पशु सांस लेता है उसके ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, तो वहां पे सूर्य की जो तेज रोशनी गिरती है तो 6 से 10 घंटे में इसके जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं सूर्य के ताप से। ये भी आपको साथ में याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट साथियों यहां पर रहेगा। चले आगे एक बार साफ करें, साफ क्या यहीं लिख देते हैं। ठीक है, और एंथ्रेक्स में आपको क्या याद रखना है कि पशु की मृत्यु होने पर, पशु की मृत्यु होने पर 1.5 से 2 मीटर गड्ढे में दफनाते हैं। अगर पशु बड़ा है तो गड्ढे की साइज इससे बड़ी हो सकती है, लेकिन मिनिमम गड्ढा जो है वो 1.5 से लेकर 2 मीटर तक तो अपने को खोदना ही है, क्योंकि अगर इसे बाहर रखेंगे तो ये जो है मरा हुआ जो जानवर होगा, जो पशु होगा, उस बैक्टीरिया आसपास के वातावरण में इसके जीवाणु जाएंगे और दूसरे पशुओं को भी ये जो है ग्रसित करेगा। इसीलिए गहरे गड्ढे में इसे कम से कम 1.5 से 2 मीटर गड्ढे में खोदकर उसे दफनाना चाहिए। और दफनाने से पूर्व गड्ढे में क्या करना है? दफनाने से पूर्व गड्ढे में चूना डालना है। क्या डालना? चूना मिलाना है, ये भी ध्यान रखें। तो इसमें जो है चूना अपने को अंदर मिलाना है पशु को दफनाने से पहले, ताकि वो बैक्टीरिया जो है वो वातावरण में इसके नहीं घुलेंगे। ये भी आपको साथ में याद रखना है, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार जो है वो ले सकते हैं। फिर अपन चलते हैं साथियों आगे। चले, ले लिया ना? देखिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। यही एंथ्रेक्स ही पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ बातें थी जो यहां पर नहीं थी और इंपॉर्टेंट थी, तो पहले डिस्कस कर ली। अब देखिए, अब अपना जो रोग है वो है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स की फड़ गलत है, जीवाणु जनित रोग याद हो जाएंगे। अन्य नाम ये आपको पता है, गिल्टी रोग, बावला, जहरी बुखार क्यों बोलते हैं मैंने बता दिया है आपको। फिर है इसका रोग कारक, ये इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न आपका रोग कारक से जो है 99% बनने की संभावना रहेगी मेरे हिसाब से, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने भी रोग हैं उन सब में कोई ना कोई जीवाणु होता है, विषाणु होता है, जिससे ये बीमारी फैलती है। तो जो रोग कारक जो होता है, रोग को फैलाने वाला, इसीलिए उसे बोलते हैं रोग कारक। तो इसमें जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, उसका नाम है साथियों बैसिलस एंथ्रेसिस। क्या नाम है? बैसिलस एंथ्रेसिस। इजी नाम है एंथ्रेक्स, और एंथ्रेक्स से ही बना है एंथ्रेसिस, एंथ्रेक्स और एंथ्रेसिस, तो बैसिलस एंथ्रेसिस, जिसे बीए के नाम से शॉर्ट में बोलते हैं, बीए कि बीए पड़ा हुआ बैक्टीरिया है। क्या पड़ा हुआ है? बीए पड़ा हुआ है। इसके लक्षण जो है, इसकी 3 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं। इन तीनों अवस्थाओं का नाम अपने को याद होना जरूरी है। कभी कभी पूछ लेगा निम्न में से कौन सा लक्षण एंथ्रेक्स जनित बीमारी में नहीं पाया जाता। तो इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। देखिए, पहली होती है अति तीव्र। कौन सी होती है? अति तीव्र। दूसरी होती है साथियों तीव्र।
क्या होती है? तीव्र। और तीसरी इसकी अवस्था होती है कुछ तीव्र। क्या होती है? कुछ तीव्र। तो इसकी 3 अवस्थाएं होती है, तीनों अपने को याद रखना है और इजी है। तीनों में ही आपको एक शब्द कॉमन मिल रहा है। देखिए इसमें तीव्र है, इसमें भी तीव्र है और इसमें भी तीव्र है। तो तीव्र शब्द आ रहा है मतलब वो एंथ्रेक्स से संबंधित है। तो 3 अवस्थाएं, अति तीव्र मतलब सबसे भयानक स्टेज में चले गए, तीव्र मतलब उससे थोड़ा कम, और कुछ तीव्र मतलब अभी जो है बिगिनिंग इनिशियल स्टेज है बीमारी की। तो पहले ये होती है, इसका ट्रीटमेंट सही नहीं लेते तो फिर इसमें आएगा, और ये सबसे लास्ट स्टेज मानी जाती है। इसको एक बार हटा देते हैं, उसको, किसको, इन दोनों को एक बार साफ कर देते हैं। देखिए अति तीव्र पहले अपन पढ़ेंगे, अति तीव्र, ठीक है। इसमें उल्टा ही दे रखा है सीक्वेंस में, अति तीव्र फिर कुछ फिर तीव्र फिर कुछ तीव्र। देखो होना क्या चाहिए था, पहले कुछ तीव्र होना था, फिर तीव्र और फिर अति तीव्र होना था, लेकिन जितने भी बुक है उसमें सब में ऐसे ही दे रखा है, इसीलिए इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। देखिए मुंह, नाक व मलाशय से रक्त मिला हुआ झाग स्त्राव निकलता है। जो मुंह होता है, जो नाक होता है, जो मलाशय होता है, वहां से क्या होता है, एक झाग नुमा स्त्राव निकलता है। कैसा स्त्राव निकलता है? झाग निकलते हैं, सफेद सफेद कलर का एक लिक्विड जो है वो निकलता है। जैसे कोई मुंह से झाग निकलता है, उसी तरह से झाग नुमा स्त्राव निकलता है। शरीर के जितने भी जो स्त्रावित अंग होते हैं उससे ये निकलता है। मुंह, नाक और मलाशय से इसकी मात्रा ज्यादा निकलती है। देखिए पशु क्या करता है, तेजी से श्वास लेता है, तेजी से श्वास लेता है, वह जमीन पर गिरता है, और इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, बावला। क्या बोलते हैं? बावला। और इसका नाम भी दे रखा है, बावला, दे रखा है बावला। इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, बावला। तेजी से सांस लेता है और चलता है और गिर जाता है पशु, है तो उसकी बीमारी, लेकिन इसी वजह से इसका नाम देखा गया है बावला। कभी कभी बिना लक्षण के भी पशु जो है यकायक मर जाते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। मतलब बोलते हैं ना, भेड़ पालक रात को सोया था, सुबह जब उठ के देखा तो पूरा जो एवर था वो साफ। इस प्रकार से स्थिति होती है अति तीव्र अवस्था में, पता ही नहीं चलता, पशु रातों रात जो है वो मर जाते हैं। इसीलिए इसका नाम रखा गया जहरी बुखार, और इसीलिए इसको विषहरी बोलते हैं, इसी लक्षण के कारण। क्या बोलते हैं? जहरी, विषहरी। मतलब जहर, जैसे किसी ने इनको रातों रात क्या दे दिया हो, विष दे दिया हो, जहर दे दिया हो। ये इस लक्षण के कारण ही इसे जहरी और विषहरी भी जो है बोलते हैं। चले आगे, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। चले देखिए, अब है दूसरी अवस्था, तीव्र अवस्था। कौन सी है? तीव्र अवस्था। तो तीव्र अवस्था जो है ये सेकंड है सबसे, वैसे तो पहले ये होनी चाहिए, ये तीव्र है, यहां पर कुछ तीव्र कर दीजिए, कुछ तीव्र क्या हो जाएगी, कुछ तीव्र, तीसरी अवस्था में, ठीक है। तो देखिए तीव्र अवस्था जो है उसमें देखिए 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसमें बुखार होता है। क्या होता है? 106 डिग्री। तो कौन सी बीमारी में पशु को 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है फीवर होता है, बुखार होता है? तो एंथ्रेक्स में होता है। किसमें होता है? एंथ्रेक्स में। और कौन सी अवस्था में होता है? ऐसे दे दे कि 106 डिग्री बुखार जो है पशु को एंथ्रेक्स में किस अवस्था में होता है? तीव्र अवस्था में, कुछ तीव्र अवस्था में, अति तीव्र अवस्था में, या उपरोक्त सभी में? तो आपको ध्यान रखना है, जो बुखार जो 106 डिग्री होता है वो तीव्र अवस्था में होता है। किसमें होता है? तीव्र अवस्था में होता है। देखिए तेज श्वास जो है वो चलती है, ये उसमें भी चलती है, अति तीव्र अवस्था में है। तीव्र नाड़ी गति होती है, इसमें क्या होती है? तीव्र नाड़ी गति, अधिक पशु बेचैन होती है। बेचैन कैसा होता है? पशु जो है वो बेचैनी महसूस करता है, और इसमें पेट दर्द होता है। क्या होता है? पेट दर्द। और पशु की मृत्यु जो है वो 24 से 48 घंटे में हो जाती है। पशु की मृत्यु 24 से 48 घंटे में इसमें हो जाती है। उसमें तो एकाएक मर जाता है, रात को सोए और सुबह उठे कि सारे पशु साफ। इसमें थोड़ा सा देर से मृत्यु होती है, 24 से 48, मतलब 1 से 2 दिन का समय इसमें लेता है तीव्र अवस्था में। तो ये कुछ विशेषता है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, कुछ तीव्र अवस्था ये सबसे अंतिम अवस्था है जो है कुछ तीव्र। अंतिम से मतलब उल्टे सेंस में अपन चल रहे, ठीक है। पहले अपन ने क्या पढ़ा? सबसे हाई लेवल वाले, फिर वो जब ये होना क्या चाहिए, पहले इनिशियल स्टेज, फिर मिडल, और फिर अति तीव्र, लेकिन कुछ तीव्र कोई नहीं, ये अपन बाद में देख लेते हैं। पशु जो है 2 से 6 दिन बीमार रहकर मरता है। देखिए वहां पे एक सडनली मर रहा है, यहाँ पे 1 से 2 दिन में मर रहा है, और यहाँ पे उसकी मृत्यु जो है वो 2 से लेकर 6 दिन तक वो बीमार रहेगा, और फिर उसकी मृत्यु होगी अगर उसका ट्रीटमेंट सही से नहीं करवाएंगे तो।
और इसमें ट्रीटमेंट करवाया तो वो जल्दी ठीक भी हो सकता है, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज होती है। देखिए तीव्र ज्वर इसमें भी होता है, भूख की कमी होती है और पेट फूलता है। पेट इसमें भी दर्द होता है, पेट फूलता है, फिर पेट दर्द स्टार्ट होता है 2 दिन बाद, जब ये बीमारी होने के बाद तीव्र अवस्था में आती है। भूख की कमी होती है और यहाँ पे अधिक पशु जो है वो बेचैन रहता है। और इसमें तीव्र ज्वर होता है लगभग 100 फ़ारेनहाइट के आसपास, और इसमें और ज्यादा बढ़ता है, जो 106 से लेकर 107 फ़ारेनहाइट तक वो चला जाता है तीव्र अवस्था में। तो ये तो थे इसके लक्षण थे, क्या थे, पशु के लक्षण के कौन कौन से वो लक्षण जो है वो दिखाता है। अब है इसकी रोकथाम, क्या है इसकी रोकथाम, या फिर इसे बोल सकते हैं उपचार भी यही होगा, उपचार भी यही है, उपचार, ठीक है। तो ये दोनों ही याद रखने हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, एंटी एंथ्रेक्स सीरम का जो है 100 से 150 घन सेंटीमीटर, एंटी एंथ्रेक्स सीरम ये एक इंजेक्शन होता है, क्या होता है, इंजेक्शन। ये इंजेक्शन जो होता है एंटी एंथ्रेक्स सीरम, जो 100 से लेकर 150 घन सेंटीमीटर का इंजेक्शन होता है, ये इंजेक्शन जो है पशुओं को देते हैं। किसको देते हैं, पशुओं को देते हैं। इसकी मात्रा देते हैं 100, कौन सा सीरम जो है वो एंथ्रेक्स बीमारी में देते हैं, तो एंटी एंथ्रेक्स सीरम। देखिए बीमारी का नाम क्या है, एंथ्रेक्स है, क्या है, एंथ्रेक्स, और इसके आगे एंटी लग गया, मतलब वो उसका एंटीडोट हो गया, उसका उपचार हो गया। जैसे विष होता है, किसी को जहर सांप काटता तो क्या देते हैं, एंटीडोट देते हैं, क्या देते हैं, एंटीडोट। तो इसी तरह से अगर कोई बीमारी है उसके आगे एंटी लग गया तो वो उसका वायरस को खत्म करने वाला या बैक्टीरिया जो जीवाणु है उसको खत्म करने के लिए बनाई गई दवाई या इंजेक्शन है। तो एंथ्रेक्स के आगे अपने को एंटी लगा दिया, मतलब ये जो सीरम है, सीरम का मतलब वही इंजेक्शन होता है, ये पशु को जो है दिया जाता है। देखिए और ये किसके कैसे देते हैं, सीरो वैक्सीनेशन देते हैं। किसमें देते हैं, सीरो वैक्सीनेशन। अब सीरो वैक्सीनेशन क्या होता है तो वो भी देख लेते हैं। सीरो वैक्सीनेशन, इसमें क्या होता है, सीरम व वैक्सीन, सीरम व वैक्सीन साथ साथ देते हैं, उसे बोलते हैं सीरो वैक्सीनेशन। वह जिसमें सीरम और वैक्सीन जो है वो दोनों को साथ साथ में पशु को दी जाती है, उसे बोलते हैं साथियों सीरो वैक्सीनेशन, सीरो वैक्सीनेशन। देखिए वैक्सीन क्या होती है और सीरम क्या होती है। सीरम जो होती है इसे अपन बोल सकते हैं इंजेक्शन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इंजेक्शन बोल सकते हैं, इंजेक्शन। और वैक्सीन को अपन बोलते हैं टीकाकरण, बोलते हैं कि टीकाकरण हो रहा है तो टीका बोल सकते हैं टीका। तो सीरम यानी वैक्सीन, जब अपन बीमार होते हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि मैं इंजेक्शन लगवाने जा रहा हूं, मतलब अपने बीमारी हो चुकी है फिर उसको ठीक करवाने के लिए अपन लगवाते हैं इंजेक्शन। लेकिन जब कोई बीमारी फैल चुकी है, जैसे कोविड फैला था और अपने को वो बीमारी लग न जाए, इसके लिए अपन ने क्या लगाई थी, वहां पर वैक्सीन लगवाई थी, यानी कि टीका लगवाया था। इसीलिए बोला था कोरोना वैक्सीनेशन या कोरोना टीकाकरण, कोविड में लगवाया था आपने। तो देखिए वैक्सीन जो है बीमार होने से पहले जब लगवाई जाती है तो वैक्सीन होती है, और बीमार होने के बाद में जो लगवाई जाती है वो इंजेक्शन यानी कि सीरम होती है। ये दोनों में माइनर सा डिफरेंट है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, यहां तक यहाँ। और ये इंपॉर्टेंट भी रहेगा सीरो वैक्सीनेशन, इसीलिए ये इंजेक्शन इसमें सीरो वैक्सीनेशन के द्वारा देते हैं। मतलब बीमारी हो रखी है या नहीं हो रखी है, ये इंजेक्शन दे सकते हैं। जिसको हो रखी है उसको भी दे सकते हैं क्योंकि सीरम आ गया और वैक्सीन साथ में है, इसका मतलब जिसको नहीं हो रखा है और होने की संभावना है आसपास, इसीलिए उसको भी ये दे सकते हैं। 100 से लेकर 150 घन सेंटीमीटर की दर से ये इंजेक्शन देते हैं, एंटी एंथ्रेक्स सीरम। ये इंजेक्शन है। पेनिसिलिन अथवा मल्काडिमिन, क्या है, मल्काडिमिन, ये दोनों साथियों है, ये भी एक तरह से इंजेक्शन है। क्या है, इंजेक्शन है, क्या है, इंजेक्शन। तो ये भी इंजेक्शन है जो दी जाती है। अब पेनिसिलिन और मल्काडिमिन जो है, मल्काडिमिन और पेनिसिलिन जो है, इसकी जो मात्रा देते हैं साथियों वो देते हैं, इसका जो घोल होता है 33.5 घन सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, 33.5 घन सेंटीमीटर घोल का इंजेक्शन देते हैं। ये जब इंजेक्शन दिया जाता है तो इसकी मात्रा बनाते हैं 33.5 घन सेंटीमीटर का एक घोल होता है, फिर ये देते हैं। अब देते कैसे हैं इसका यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है।
इसको एक बार ऐसे लिख देते हैं, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन या फिर क्या है, मल्काडिमिन, मल्काडिमिन। अब ये कैसे देते हैं, तो देखिए मल्काडिमिन और पेनिसिलिन जो है इसका 33.5% घोल बन गया, 33.5% घोल बन गया। इसको फिर क्या करते हैं, इसको देखिए 30 से 40 घन सेंटीमीटर से ग्रीवा में देते हैं। कहां पर देते हैं, ग्रीवा यानी गर्दन में देते हैं। कहां पर देते हैं, गर्दन में इसका इंजेक्शन पशु के देते हैं। और फिर क्या करते हैं, 50 घन सेंटीमीटर, 50 घन सेमी का इंजेक्शन होता है, वो अपन देते हैं गिरवा के दूसरी और मतलब 2 इंजेक्शन इसमें देते हैं, किसके, पेनिसिलिन या फिर मल्काडिमिन, मतलब दोनों में से एक का। 33.5 डिग्री के घोल से ये इंजेक्शन बनता है और 30 से 40 घन सेंटीमीटर का इंजेक्शन गर्दन के मान लीजिए राइट साइड में दे दिया, तो दूसरा इंजेक्शन जो होगा वो 50 घन सेंटीमीटर की दर से लेफ्ट साइड में देंगे। तो 2 इंजेक्शन देते हैं गर्दन के दूसरी तरफ। इस तरह से ये दिया जाता है। ये भी कभी कभी प्रश्न बन सकता है, इससे ज्यादा डीप आपका प्रश्न नहीं बनेगा। देखिए ये हो गया इंजेक्शन। अब यार लिखेंगे कहां पर, जगह ही नहीं है। साफ कर ले एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हटा देते हैं, हटा दे। देखिए अब है अपना, ये दोनों इंजेक्शन थे। अब ये जो है ये एक साथियों दवाई है। ये क्या है, दवाई है। क्या है, दवाई। और ये भी क्या है, ये भी एक दवाई है। ये दोनों इंजेक्शन थे, ये दोनों दवाई है जो दी जाती है। ये एक होम्योपैथिक दवाई है। कैसी है, होम्योपैथिक दवाई है। होम्योपैथिक ये दवाई है। इसमें क्या करते हैं, इसकी जो है 8 से लेकर 10 बूंद जो है, 8 से लेकर 10 बूंद प्रति 3 घंटे पर देते हैं, प्रति 3 घंटे पर देते हैं। और कब तक देते हैं, जब तक पशु ठीक ना हो जाए, जब तक पशु ठीक न हो। तो ध्यान रखना, एंथ्रासीनम जो है, देखिए एंथ्रेक्स से ही बना है, एंथ्रीसीनम, ठीक है, उससे ही बना है, एंथ्रेक्स से ही। ये एक दवाई है जो होम्योपैथिक है और इसके 8 से 10 बूंद देते हैं, हर 3 घंटे बाद इसको रिपीट करते हैं, तब तक देते हैं जब तक पशु जो है वो ठीक न हो जाए। एक है एनकोनाइट 30, एंथ्रेक्स से ए से एनकोनाइट, ए से एंथ्रेक्स, ठीक है। तो एनकोनाइट 30 नाम से है, ये दवाई दी जाती है पशुओं को। कब देते हैं, ये दवाई देते हैं जब पशु अत्यधिक बेचैन हो। क्या हो, बेचैन हो। तो जब पशु अपने को लग रहा है कि वो अत्यधिक बेचैनी दिखा रहा है, तब एनकोनाइट। ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि पशु जो है अत्यधिक बेचैनी होने पर उसको एंथ्रेक्स के अंतर्गत कौन सी दवाई दी जाती है, तो एकोनाइट 30 के नाम से ये दवाई देते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट डिजीज के बारे में। चले, हो गया। अब है अपना दूसरी डिजीज, वो है लंगड़ी, जहरबाद। सब बीमारी के बहुत सारे नाम है, देखिए यहां पे भी देख लीजिए, लंगड़ी, और इसका दूसरा नाम है जहरबाद। वहां पर क्या था, जहरी बुखार। अब जहरी बुखार, जहरबाद एक जैसे वर्ड है, ये ध्यान रखना है। और इसी प्रकार के ऑप्शन वो देगा, जहरबाद अलग है, जहरी बुखार अलग है, जो एंथ्रेक्स में था। तो लंगड़ी, जहरबाद। अब इसके अन्य नाम देख लीजिए, तो इसका ही अन्य नाम है ब्लैक क्वार्टर। इंग्लिश में इसे बोलते हैं ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक क्वार्टर क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसे ब्लैक क्वार्टर इसलिए बोलते हैं साथियों, क्योंकि पशु के शरीर में क्या होता है, जब लंगड़ी बीमारी लगती है तो उसके शरीर में सूजन होती है। क्या होती है, सूजन होती है। जो कहां से स्टार्ट होती है, जो कंधा होता है, जो आगे वाले जो पैर है उसका जहां जॉइंट होता है ऊपर, वहां से ये दर्द स्टार्ट होता है। जो पीठ में होते हुए, पिछले पुट्ठे से होते हुए पिछले पैर में ये दर्द स्टार्ट होता है। और फिर क्या होता है, सूजन होती है। तो ये पशु जो है वो लंगड़ा कर चलता है। कैसे चलता है, लंगड़ा कर, सूजन की वजह से लंगड़ा कर चलता है, इसीलिए इसे लंगड़ी नाम दिया गया है। और जहरबाद या ब्लैक वाटर नाम इसीलिए दिया गया है, ब्लैक वाटर, कि जहां सूजन होती है और कुछ दिन बाद अपन क्या करते हैं, जब इसे कैंची से या किसी चाकू से अपन इसकी चमड़ी को कट करते हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी रबड़ को कट कर रहे हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि वो स्किन है,
ऐसा लगता है अपन किसी रबर को जो है वो कट कर रहे हैं। और इसके अंदर से ब्लैक कलर का जो है एक ब्लड निकलता है, पूरा ब्लैक, रेड नहीं होकर के पूरा ब्लैक निकलता है, इसीलिए इसे ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता है। इसकी स्मेल जो होती है वो बहुत ही गंदी होती है, जैसे मक्खन जो होता है वो सड़ जाता है ना, उस प्रकार की इसमें बदबू आती है, इसीलिए इसे ब्लैक वाटर नाम दिया गया है। और इसमें सूजन होती है, इसीलिए इसे फड़ सूजन भी बोला गया, और इसे चुरचुरिया बोला गया। चुरचुरिया इसलिए बोला गया है कि जब इसके शरीर में सूजन होती है तो अंग जो है वो बड़ा हो जाता है सूजन आने के कारण। जब इसे अपन हाथ से ऐसे दबाते हैं तो उसके अंदर से चुर चुर की आवाज आती है, अंदर वो ब्लड इकट्ठा होता रहता है, तो अंदर जब पानी होता है थैली को दबाते हो तो कैसे आती है, उसी तरह आवाज आती है, इसीलिए इसे चुरचुरिया भी कहते हैं। तो ये तो आपको पता चल जाएगा, इसमें तो नाम भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। शरीर में सूजन आती है इसलिए चुरचुरिया हो गया, दबाने पर आवाज आती है। सूजन होती है इसलिए फड़ सूजन। ब्लैक वाटर, क्योंकि ब्लैक कलर का ब्लड जो है वो जम जाता है, मक्खन की तरह पूरा सड़ जाता है, इसलिए इसे ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ये याद हो गया इसके नाम सारे। फिर है इसका रोग कारक, क्या है रोग कारक। तो वहां पर क्या था, एंथ्रेक्सिनम ही था, वो एंथ्रेक्स के नाम से ही था, बैसिलस एंथ्रेसिनम। तो बैसिलस वहां पे आगे याद रखना है, सिर्फ पीछे तो एंथ्रेक्स के हिसाब से ही था। अब यहां पर भी देखिए क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई, क्या नाम है क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई, इससे ही बीमारी फैलती है 90%, लेकिन 10% बीमारी जो है वो क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिक से भी फैलती है। क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिक, दोनों आगे वाले नाम सेम है, पीछे वाले आपको याद रखने पड़ेंगे, सोबियाई और सेप्टिक। तो क्या हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई, क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई या फिर क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिक, क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिक। इस प्रकार से ये नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे। स्टेडियम, स्टेडियम याद रखना है, क्या है कि लंगड़ा जो खिलाड़ी है वो स्टेडियम में, लंगड़ा से लंगड़ी, और स्टेडियम में लंगड़ा खिलाड़ी स्टेडियम में। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। अपना तो है उद्देश्य यही है कि अपना तो बस काम निकालना है। देखिए लक्षण, ये लक्षण पढ़ते हैं, इससे इस पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए लंगड़ी और जहरबाद जो बुखार है, जब ये होता है, क्या होता है, जब ये बुखार होता है साथियों, तो क्या होता है, ये जो है 3 वर्ष के पशुओं को ज्यादा होता है, 3 वर्ष के पशुओं में ज्यादा, 3 वर्ष के पशुओं में ज्यादा होता है। तो कौन, जो लंगड़ी जो है, जहरबाद जो बीमारी है, वो कहां किस एज तक के पशुओं में ज्यादा होती है, तो 3 वर्ष तक के पशुओं में ये ज्यादा होता है। ठीक है, एक पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, 3 दिन में पशु की इसमें मृत्यु हो जाती है। अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो 3 दिन में पशु की मृत्यु हो जाती है, 3 दिन में पशु की मृत्यु हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना कि 3 शब्द आ रहा है, इसका मतलब वो लंगड़ी से जुड़ा हुआ है। देखिए लगड़ी मतलब 1, 2 और 3 शब्द है, तो 3 वर्ष के पशुओं में ज्यादा होता है। 3 वर्ड है, इसका मतलब 3 दिन में पशु की इसमें मृत्यु हो जाती है। देखिए नीलकंठन एक व्यक्ति है। नीलकंठन ने 1954 में नीलकंठन के अनुसार यह रोग मुंबई, चेन्नई, मैसूर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में 85% व बाकी देश में 15% होती है, 15% होती है। देखिए, तो नीलकंठन के अनुसार 1954 में इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी कि ये बीमारी जो है वो मुंबई, चेन्नई, मैसूर, हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में 85% फैलती है, और बाकी पूरा भारत जो है उसमें ये 15% बीमारी ही फैलती है। अब इसको कैसे याद रखना है, तो साउथ में जो है सर्वाधिक फैलने वाली बीमारी लंगड़ी है पशुओं में, साउथ के ही है। देखिए मुंबई वैसे साउथ में नहीं है, लेकिन मुंबई के बाद जो नीचे वाले वो है सब चेन्नई,
मैसूर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना को भी ले सकते हो, थोड़ा सा पार्ट इसमें कर्नाटक भी वैसे आता है। तो दक्षिण भारत में ये ज्यादा रहती है। मुंबई आपको याद रखना है, 85% वहां होती है, बाकी पूरे देश में ये 15% ही फैलती है। ये भी आपको इसके साथ में याद रखना पड़ेगा, जो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको साफ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है जगह थोड़ी सी मेरे को कम लग रही है। चले, साफ करें। अब देखिए, यही पढ़ रहे थे, कुछ बातें और है वो देख लेते हैं, फिर इसके थ्योरी अपन डिस्कस यहाँ पर कर लेंगे। देखिए, वो इससे पहले एंथ्रेक्स पढ़ा, वो ग्रीष्म ऋतु में फैलता है, ये फैलता है साथियों वर्षा ऋतु में। किसमें फैलता है? वर्षा ऋतु में। तो दोनों अलग है। देखिए, वो ग्रीष्म ऋतु में, ये वर्षा ऋतु में फैलता है। वर्षा ऋतु में इसका प्रकोप ज्यादा होता है, वर्षा ऋतु में ये फैलता है। तो कौन सी ऋतु में जो लंगड़ी या जहरी बुखार फैलता है? तो वर्षा ऋतु में जो है इसका प्रकोप ज्यादा रहता है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये क्या है, वो क्या था कि जो पशु खड़ा है उसके आसपास का एटमोस्फियर जो है, वातावरण, उसमें भी जो ऑक्सीजन है उसमें भी उसका बैक्टीरिया फैल जाता है। लेकिन ये इसका जो जीवाणु होता है, ठीक है, जीवाणु, इसका जो जीवाणु है वो पशु के शरीर में भी वृद्धि करता है। जीवाणु पशु के शरीर में भी वृद्धि करता है। तो जो जिस पशु को ये बीमारी हो रखी है लंगड़ी, उसका जो जीवाणु होगा वो अंदर ही अंदर संख्या में वृद्धि करता रहेगा। इस प्रकार कोविड में अपन ने देखा था, उसका वेरिएंट जो था वो चेंज होता रहता था, ठीक है, म्यूकस के हिसाब से वो चेंज होता था। उसी तरह ये शरीर के अंदर है तो ट्रीटमेंट इसका टाइम पे देना पड़ेगा, क्योंकि एक तो इसमें जीवाणु अंदर ही अंदर फैलता रहता है, इसीलिए ये थोड़ा इसमें मृत्यु जो दर होती है वो ज्यादा रहती है। वर्षा ऋतु में ये ज्यादा फैलता है। ये दोनों पॉइंट हैं जो आपको इसमें याद रखने हैं। अब चलते हैं अपन इसमें पॉइंट पे। देखिए, यहां तक हो चुका था अपना, अब लक्षण पढ़ रहे थे अपन। तो पशु अन्य पशुओं से अलग होता है, अलग होता है मतलब अलग रहता है। पशुओं को दूसरे पशुओं के रात में रहना पसंद नहीं होता। ये तो हालांकि हर बीमारी में होता है, पशु कोई भी बीमार है तो वो दूसरे पशुओं से दूर रहना पसंद करता है। तो ये क्या करेगा, अन्य पशुओं से अलग रहता है। ये सामान्य लक्षण है इसका। खाना पीता छोड़ देता है। सूजन के स्थान को दबाने पर चुर चुर की आवाज आती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? चुरचुरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुरचुरिया कहते। तो दबाते हैं तो चुर चुर की आवाज आती है उस सूजन में, इसीलिए इसे चुरचुरिया कहते हैं। शरीर का तापमान देखिए, इसमें 107 से लेकर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और कुछ ही घंटे में पशु की इसमें क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। लगभग यहां पर दे रखा है 40 घंटे में पशु की मौत होती है। कितने घंटे में होती है? 40 घंटे में इसमें पशु की मौत हो जाती है। यहां पर नहीं दिख रहा है, यहां पर मैं लिख देता हूं 40 घंटे में। 40 घंटे में पशु की मौत हो जाती है, ठीक है। तो कितने टाइम पे पशु की मृत्यु होती है? तो लगभग 40, 24 और 24, 48 2 दिन के अंदर जो है पशु मर जाता है, जब उसे इतना जो है बुखार हो जाता है। इसमें धीरे धीरे शरीर का तापमान जो है वो कम होता जाता है। शरीर का तापमान कम होता रहता है और उसकी मौत होती है। 40 घंटे में इसकी मौत हो जाती है। ये भी आपको साथ में इसमें याद रखना पड़ेगा। चले आगे। 40 घंटे में पशु की मौत, वैसे किताब में ये 12 से 40 दे रखा है, ठीक है। तो 12 से लेकर 40 घंटे में उसकी मृत्यु हो जाती है। 12 से लेकर 40 घंटे। लेकिन आपको ये याद रखना है 40 घंटे। क्या याद रखना है? 40 घंटे इसमें याद रखना है। क्या याद रखना है? 40 घंटे में पशु की मृत्यु हो जाती है। चले आगे। देखिए, अब है इसकी रोकथाम। क्या है? रोकथाम। पॉलिनेट फार्मिलाइन वैक्सीन इसमें दी जाती है। कितनी मात्रा में? तो 250 घन सेंटीमीटर का इसमें इंजेक्शन देते हैं। 6 माह की आयु में ये इंजेक्शन देते हैं। देखिए, पॉलीवैलेंट फार्मिलाइन वैक्सीन का जो है इंजेक्शन देते हैं। 250 घन सेंटीमीटर का इसमें इंजेक्शन
देते हैं। कब देते हैं? तो 6 माह की आयु में देते हैं। जब पशु की आयु 6 माह होती है तब ये इंजेक्शन देते हैं। क्यों देते हैं 6 माह में? क्योंकि ये बीमारी होते ही कम एज के पशुओं में 3 साल तक ही होती है, 3 वर्ष तक ज्यादा होता है इसका प्रकोप। इसीलिए जो बछड़ा या जो मेमना होता है उसे 6 वर्ष की आयु में ही ये वैक्सीन दी जाती है। और वैक्सीन दे रहे हैं मतलब उसको बीमारी से बचाने के लिए दे रहे हैं, जो पीड़ित है उसे नहीं दे रहे हैं। पॉलीवैलेंट फार्मिलाइड वैक्सीन, थोड़ा नाम है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, पॉलीवैलेंट फार्मिलाइड, ठीक है। वैक्सीन का 250 घन सेंटीमीटर का इंजेक्शन देते हैं 6 माह में। इस इंजेक्शन को रंगीन बोतल में रखना चाहिए। किस प्रकार की बोतल में रखते हैं? रंगीन बोतल में इसे जो है रखते हैं। और इस बोतल को देखिए, इस बोतल को खोलने पर पूरा उपयोग में लेना पड़ता है, पूरा उपयोग में लेना पड़ता है। अगर पूरा उपयोग में नहीं लिया, आधी शीशी यूज में ले ली, तो ऐसा नहीं है कि उसको कल यूज में ले जाए, वो खराब हो जाएगी। खोला तो मतलब पूरा उसे उपयोग में लेना, पूरा नहीं ले पाते तो इसको फेंकना पड़ता है, इसे रीयूज नहीं कर सकते दूसरे या तीसरे दिन। कितनी मात्रा में देते हैं ये वैक्सीन? देखिए, तो ये जो वैक्सीन है साथियों, ये बड़े पशु कौन से हैं? बड़े पशु जो हैं, बड़े पशु में तो अपन देते हैं 5 से 10 घन सेंटीमीटर का इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। और छोटे जो पशु होते हैं, क्या होता है? छोटे पशु में 1 से 2 घन सेंटीमीटर का इंजेक्शन देते हैं। देखिए, ये जो वैक्सीन है पॉलीवैलेंट फार्मिलाइज वैक्सीन 250 घन सेंटीमीटर का जो इंजेक्शन है, इसकी कितनी मात्रा देते हो? तो बड़े पशु से यहाँ पर मतलब क्या है? गाय है, भैंस है, वो सब। और छोटे से यहाँ पे मतलब है भेड़ बकरी, ठीक है। इनको तो 1 से 2 घन सेंटीमीटर, इनको 5 से 10 घन सेंटीमीटर का इंजेक्शन देते हैं। अब इंजेक्शन लगा दिया तो उनमें जो है 1 वर्ष के लिए प्रतिरोग क्षमता आ जाएगी। ये वैक्सीन लगाने से उसमें 1 साल के लिए प्रतिरक्षा रोग जो क्षमता है वो विकसित हो जाएगी। अगर इस वैक्सीन को ये लगा दी वैक्सीन, उसके 10 दिन बाद पुनः 10 दिन बाद पुनः वैक्सीन लगाने पर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ती है। तो अगर एक बार लगा दी 1 साल के लिए प्रतिरोधक क्षमता, लेकिन लगाने के 10 दिन बाद पुनः इसे लगा सकते हैं। अगर ये लगा दी तो इसकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो लगभग डबल से 3 गुना हो जाती है, मतलब 2.5 से 3 साल तक हो जाती है। और 3 साल के बाद में ये बीमारी वैसे ही बहुत ही कम रहती है। तो 2 बार भी इसे वैक्सीनेशन के रूप में प्रयोग में ले सकते हैं। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसको एक बार उतार लीजिए, फिर कुछ बातें और है जो अपन डिस्कस कर लेते हैं। चले, देखिए, इसमें एक इंजेक्शन और लगता है सल्फामिडोन, जो वहां पर था पेनिसिलिन और सल्फामिडोन, वही सल्फामिडोन, ठीक है। जो एंथ्रेक्स में था वही इंजेक्शन इसमें भी लगता है। उसमें भी गोल 33.5% का था, इसमें भी गोल जो है वो 33.5% का गोल इसमें भी वो प्रयोग में लिया जाता है। वहां पर मात्रा ली थी अपन ने 30 से 40% का एक गर्दन में, और 50% जो घन सेंटीमीटर का गोल था वो गर्दन के दूसरी साइड में एंथ्रेक्स में। लेकिन यहाँ पर भी सल्फामिडोन का प्रयोग करेंगे, वही 33.5% का गोल, लेकिन इसमें मात्रा जो है वो बढ़ेगी। इसमें 70 से 100 घन सेंटीमीटर का इंजेक्शन लगेगा। वहां पे भी यही दवा थी, इतना ही उसका घोल था, लेकिन वहां पे गर्दन के एक साइड में लग रहा था
30 से 40 घन सेंटीमीटर, दूसरी साइड में 50 घन सेमी का। यहाँ पे 70 से 100 घन सेमी का इंजेक्शन जो है वो लगता है। सल्फामिडोन का 33.5% गोल वो है, दोनों में ही इक्वल था। ठीक है, तो ये एक इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो दर्द पशु के क्या होता है, दर्द जो होता है, दर्द वो कंधे से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? दर्द कंधे से शुरू होकर, कंधे से शुरू होकर पीठ तक जाता है, पीठ तक जाता है, पीठ तक जाता है। फिर देखिए पीठ से पुट्ठे, पुट्ठे व पीछे वाले पैरों में जाता है। देखिए तो सबसे पहले दर्द कंधे से शुरू होगा, वो पीठ तक जाएगा, फिर ये जो दर्द है वो पुट्टे से होते हुए पीछे वाले पैर तक जाएगा, और पीछे वाले पैर में जाएगा तो पशु चलने में अक्षम होगा, और फिर पीछे वाले पैर में जाएगा तो पशु क्या है, लंगड़ा कर चलेगा, लंगड़ा कर चलेगा, लंगड़ा कर चलेगा। इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया था? लंगड़ी। क्या नाम दिया गया था? लंगड़ी। इसीलिए इसका नाम लंगड़ी दिया गया। दबाने पर चुर चुर की आवाज आती है, इसीलिए इसे चुरचुरिया कहते हैं। और जब इसके अपन कट लगाते हैं तो उसमें से झाग, ब्लैक कलर का एक लिक्विड निकलता है, जैसे मक्खन सड़ा हुआ होता है, ब्लैक कलर का निकलता है। इसीलिए देखिए सूजन से काला खून निकलता है, अतः ब्लैक वाटर कहते हैं। ब्लैक कलर का निकलता है इसीलिए इसको ब्लैक वाटर कहते हैं। और इसको काटते हैं ना तो लगते नहीं कि चमड़ी को काट रहे, जैसे कुछ रबड़ को काट रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका नाम ब्लैक वाटर रखा गया है। एक इसमें याद रखना, इसमें एक उपचार और होता है कि पशु का जो घाव होता है, क्या होता है? पशु का जो घाव होता है, घाव को टिंचर आयोडीन से साफ करते हैं। टिंचर आयोडीन से, या फिर मरकरी डाइक्लोराइड, मरकरी डाइक्लोराइड के 1:1000 घोल से साफ करते हैं। क्या करते हैं? साफ करते हैं। तो या तो टिंचर आयोडीन से उसे साफ करेंगे, या फिर मर्करी डाइक्लोराइड का एक घोल होगा, उससे 1:1000 घोल। ये घोल इसका है, किसका है? मर्करी डाइक्लोराइड का, इसका घोल नहीं है। उसके द्वारा क्या करते हैं? उसे साफ करते हैं। लेकिन ये साफ करने से एक घाटा भी ये होता है कि इसको जब साफ करते हैं, बैक्टीरिया कभी कभी नीचे गिर जाते हैं, तो ये जो है वातावरण में फैल जाते हैं, तो दूसरे पशुओं को भी जो है ये प्रभावित करता है। 1 मिनट, अब साफ है। हाँ, तो इससे क्या होता है कि कभी कभी जो है टिंचर आयोडीन से उसको चीरा मारना पड़ता है, चीरा मार के उसको साफ करना पड़ता है, तो इसके बैक्टीरिया नीचे गिर जाते हैं, उसके फैलने का भी जो है डर रहता है। तो इससे भी इसे साफ कर सकते हैं। टिंचर आयोडीन या मर्करी डाइक्लोराइड का 1:1000 का घोल जो है वो इससे साफ करते हैं। कर दिया, चले आगे। इतना ही था, 2 ही थे। इसके बाद कुछ जीवाणु जनित हैं वो अपन कल करेंगे, फिर विषाणु जनित बीमारी पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।